हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज हम आपके फिजिक्स के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमने आपका इलेक्ट्रिसिटी करंट का जो पढ़ना शुरू करा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी को ही आज हम आगे बढ़ाएंगे। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर एक तरीके से आपका जो भी डाउट रहेगा उसको हम क्लियर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जो हमने स्टॉप किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि आपकी रेजिस्टिविटी कैसी रहती है, आपकी कंडक्टिविटी कैसी होती है और वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, कि आपके पास में मतलब करंट कब घटेगा, कब बढ़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज, तो मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया था। तो आज हम जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले तो हम समझेंगे कि बात हो क्या रही है। जैसे कि ड्रिफ्ट की बात करें तो होता क्या, देखिए आपको ये तो पता है कि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं यहाँ वहाँ, पर जैसे ही हम उसको फील्ड दे देते हैं, फील्ड का मीनिंग है कि जैसे ही हम उसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाइड कर देते हैं तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। या तो वो स्पीड से चलना शुरू कर देंगे या तो वो कम स्पीड से चलना शुरू कर देंगे। तो इसी फर्क की वजह से जो नई वेलोसिटी जो बन के आती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? कहना क्या चाह रही हूं मैं कि जो आपकी टोटल वेलोसिटी जो बन के आती है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन किसके? कंडक्टर के, ठीक है, इन अ कंडक्टर ड्रिफ्ट होंगे। क्या होंगे? ड्रिफ्ट होंगे, ड्रिफ्टेड इन अ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, EF मैंने कर दिया, तो मैं इसको जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहती है। कि जब आपके पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने हिसाब से घूम रहे हैं, रैंडमली घूम रहे हैं उसके अंदर, तभी वो कंडक्टर का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट कैरियर है किसके? सॉलिड कंडक्टर के। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो वो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके फ्रीली घूम रहे हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब आप आराम से ऐसे करके घूम रहे हो, आपको पीछे से कोई धक्का मारेगा तो आप शायद में भी गिर जाओ या आपकी स्पीड तेज हो जाए या कुछ भी ऐसा है। तो उसी तरीके से वही जो फर्क है वो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी पड़ता है। किसका? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फर्क आपके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी पड़ेगा और उनकी जो वेलोसिटी बनेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? ड्रिफ्ट होंगे। तो इस ड्रिफ्ट मीन्स कि आप अगर सिंपल भाषा में जो मैं आपको कह रही हूँ आप उसको समझ सकते हैं क्या, कि एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडमली घूमते रहते हैं। जैसे ही हम उसको फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम या ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। उसी फर्क को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर मैंने ले लिया है, कुछ भी आप इसको ले सकते हैं। ऐसे करके मैंने कंडक्टर ले लिया है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, तो ये ऐसे करके मतलब मूव कर रहे हैं। अब जैसे कि फील्ड उसको प्रोवाइड कराई गई है तो ऐसे करके मूव कर रहे हैं। अब जब बात हम कर रहे हैं कंडक्टर की, पहले आप कंडक्टर का केस समझिए, मैं आपको इस तरीके से करवाती हूँ। देखिए, कंडक्टर का केस समझिए कि ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्रीली घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये फ्रीली घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब क्या होगा कि आपने उसको क्या दे दी? फील्ड दे दी। फील्ड का क्या मीनिंग है? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दी। क्योंकि आपको पता है कि फील्ड मीन्स की इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड बाय टेस्ट चार्ज। आपको रिजल्ट पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या रिजल्ट रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इनटू क्यू, क्यू मीन्स क्या, आपका टेस्ट चार्ज, ठीक है, आपका टेस्ट चार्ज। तो इसमें जो रिजल्ट बन के आएगा हमारे पास में वो क्या आएगा, मतलब कि इसमें फोर्स कौन सी लगेगी, तो वो बन के आएगा ई क्यू एंड इज इक्वल टू एफ। ये वाली फोर्स जो है वो हम इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, फिर देखेंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब कि जब हमने, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमने ये पढ़ा था कि एक सोर्स चार्ज रहता था, एक आपका टेस्ट चार्ज होता था। क्या होता था, टेस्ट चार्ज। किसकी बात कर रहे थे, चार्ज की बात कर रहे थे। तो फोर्स किसके ऊपर लग रही थी, चार्ज के ऊपर लग रही थी। इसके अंदर फोर्स किसके ऊपर लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगी। तो वो बन जाएगा ई एंड स्मॉल लेटर ई एंड इज इक्वल टू एफ, ठीक है। अब फोर्स लग रही है, लेकिन जहां पे आप लगा रहे हो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, जिसकी वजह से जो फोर्स बनेगी एफ इज इक्वल टू ई एंड यहाँ पे लगेगा नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है कि आपकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, कि आपका, आप चाह रहे हो कि आपका इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चले, फील्ड के साथ चले, लेकिन वो बैक साइड मूव कर रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन को हमने लगाया है। बात समझ में आ गई। अब जब हमने इसकी डायरेक्शन को बताना है, जब हमने इसकी डायरेक्शन को बताना है, तब हमने क्या करना है, नेगेटिव साइन को इंडिकेट करना है। नेगेटिव साइन को इंडिकेट करना है कब, जब आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो। अगर यही चीज मुझे मैग्नीट्यूड में लिखनी होगी तो मैं लिखूंगी एफ इज इक्वल टू ई एंड ई, दैट्स इट। नेगेटिव साइन नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को बताने का काम करता है। अगर नहीं है नेगेटिव साइन मीन्स कि बोथ आर सेम डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। अगर नेगेटिव साइन है मतलब दोनों का रिजल्ट तो इक्वल है, लेकिन एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। आई होप ये रिजल्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर जो फोर्स लगती है वो इसके बराबर होती है। क्लियर बच्चों, अब चलते हैं आगे। हमें रिजल्ट तक पहुंचना है। मीनिंग क्या है कि हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी। डेफिनेशन हम सीख चुके हैं कि जब हमारे पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, और जैसे ही हम उसको फील्ड दे देते हैं उनकी वेलोसिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये आप सिंपल वे में उसको सीख सकते हो। अच्छा, तो फर्स्टली जो फोर्स यहाँ पे लगी है वो लगी है F इज इक्वल टू ई एंड यहाँ पे आया माइनस ई बिकॉज ऑफ द नेगेटिव डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो नेगेटिव साइन है आपका, नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ E एंड F, ठीक है, E एंड F आना था इधर, F मैंने इधर लिख दिया है, F एंड E, ठीक है, आर अपोजिट ईच अदर, आर अपोजिट ईच अदर। समझ आ गई बात कि आपकी फील्ड आगे की तरफ जा रही है लेकिन फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, तो इस चीज को नेगेटिव साइन से हम इंडिकेट करते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब हमें एक रिलेशन पता है, क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, क्या है सेकंड लॉ, याद है सभी बच्चों को, क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। चेंज लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी याद होगा आपको। देन F इज इक्वल टू m इज इक्वल टू a, यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है एक्सेलरेशन, ठीक है। बट इस केस के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर जो F है वो मैंने क्या निकाला है, वो मैंने निकाला है a इज इक्वल टू माइनस ई एंड यहाँ पे m। ये चीज आई है हमारे पास में एक्सेलरेशन जब हम ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है, आपका क्या क्या चलेगा वेलोसिटी के अंदर, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन, तीनों ही चीजें रिलेट करती हैं। फिर डिस्टेंस मतलब कितना पोजीशन वो कितना पोर्शन कर रहा है, ले रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे चलेंगी। ये चीज समझ में आ गई।
इज दैट क्लियर? ठीक है, कि आपके पास में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई, कैपिटल ई एंड एम। चलिए देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि v आपका होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u एंड a एंड t। तो a जो है एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है, जो कि माइनस ई एंड यहाँ पे m के बराबर थी। बचता है t, तो t निकालना पड़ेगा। तो ये कंडक्टर के हिसाब से नहीं चलेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या आता है t। तो इसके अंदर जो t होगा बच्चों, वो एज ए टॉर्क होगा। लेकिन ये टॉर्क क्या है, तो इसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, अगर पहले आपके इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव कर रहे थे, ठीक है, अभी कोई भी आपने फील्ड उसको दी नहीं है, तो वो मूव कर रहे थे। मूव करने के बाद जैसे ही आपने उसको फोर्स दे दी, फोर्स लगा दी, तो वो जो मूव करने के बाद जब फोर्स लगने से पहले, मतलब बाद में, ठीक है, जैसे कि ये पहले मान लीजिए इसको आपने फील्ड नहीं दी है, इसको आपने फील्ड, इस इलेक्ट्रॉन को कोई फील्ड नहीं दी है, ठीक है। अब आपने इसको फील्ड दे दी है, मतलब कि फोर्स लगा दिए। तो फोर्स लगाने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करके आपका यहाँ पे आ गया, ये मूव करते करते यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो लेकिन ये जाने से पहले, ये मतलब कि इधर पहुंचने से, यहाँ से हिलने से पहले वो थोड़ा सा टाइम लेता है, टेक अ रेस्ट, थोड़ा सा रिलैक्स होता है, फिर वो मूव करता है, एकदम से नहीं मूव करेगा। मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कि जैसे कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन मैंने कंसीडर किया कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी ये क्या है, अपने आराम से घूम रहा है, उसको कोई तंगी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, अपने मजे से घूम रहा है। पर जैसे ही इसको मैंने क्या कर दी, फील्ड को अप्लाई हिट कर दिया, मीन्स की फोर्स लगा दी। फोर्स क्या थी, F इज इक्वल टू, हाँ, F इज इक्वल टू ई, मतलब ये था ना, हाँ जी ये था, ये वाली जो फोर्स इसको प्रोवाइड करवा दी। तो फोर्स लगने के बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अब जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, मतलब पहले इधर था, अब यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ से जाने से पहले वो जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा टाइम लेगा खुद को रिलैक्स करने के लिए, उसके बाद वो जाना शुरू करेगा, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, जितनी देर में वो रिलैक्स होता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम का जो रिजल्ट रहता है इज इक्वल टू लैम्डा एंड आर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। और लैम्डा क्या है यहाँ पे आपका, ये है मीन फ्री पाथ, ठीक है। और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख सकते हो कि लैम्डा ओवर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वैसे तो इसमें आपको टी की जगह सिर्फ लैम्डा पुट करा, बाकी नहीं पुट करा, बट फिर भी ये चीज़ को याद रखिएगा कि आपका रिलैक्सेशन टाइम किसके इक्वल होता है, लैम्डा मीन्स की मीन फ्री पाथ एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर जी? अब चलते हैं आगे की एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। आगे की एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, ओके। तो मैंने क्या निकाला, वी डी ऐसे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी मीन्स की रेस्ट एट 0 पे, एंड a इज द एक्सेलरेशन, कौन सा, ड्रिफ्ट एक्सेलरेशन कहेंगे इसको, या जो एक्सेलरेट हुआ है, तो ये आएगा हमारे पास में यहाँ पे माइनस ई एंड ओवर एम, एंड टाइम की जगह पे बच्चों आप लिखोगे क्या, टॉर्क। टाइम की जगह पे क्या लिखोगे, टॉर्क लिखोगे। तो रिजल्ट इसको वेक्टर में रखना है अभी, वी डी इज इक्वल टू ई वेक्टर एम एंड टॉर्क ऐसे ऑल्सो इनफॉर्म द वेक्टर। क्लियर? वैसे तो टाइम है, वेक्टर इसमें लगेगा नहीं, तो हम टॉर्क ही रख सकते हो, ठीक है। तो टॉर्क ही रहने दो इसको। क्लियर? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देन वी डी इन मैग्नीट्यूड फॉर्म ई एम एंड टॉर्क ओवर में। तो ये आपका रिजल्ट है, ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपको सारी टर्म्स याद रखनी है। और यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड कैपिटल E क्या है, कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, M इज द मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि आपको पता कहाँ से आएंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से।
टॉर्क, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू ई, कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम एंड इनटू टॉर्क। क्लियर, याद रखिएगा इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे बहुत से रिलेशंस आते हैं। देखिए 2-4 चीज़ आपको याद रखनी है। रिलेशंस आप खुद भी बना सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपको मतलब रट्टा मारना है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ, मतलब रूल्स क्या है। ठीक है, डेफिनेशंस क्या है। अब इसके आगे चलते हैं। मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी है हमारे पास में। तो ये क्या रहती है बच्चों, इसको हम करते हैं म्यू से डिनोट। किससे करते हैं, म्यू से डिनोट। एंड म्यू इज इक्वल टू वी डी एंड ओवर ई। ठीक है, वी डी क्या था आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर, एंड ई क्या थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक, तो वी डी द मोबिलिटी इज द रेशियो बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो आपने म्यू रखा है, वी डी का आप रिलेशन याद रख सकते हो कि ई था, कैपिटल ई था, एंड ओवर एम था, एंड इनटू टॉर्क था, एंड डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, एंड ई सी से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, म्यू इज इक्वल टू ई ओवर एम एंड इनटू टॉर्क। तो ये आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो इसी चीज़ों को आपने याद में रखना है कि क्या करना है। तो देखिए मोबिलिटी की अगर एक नंबर की डेफिनेशन आती है या रिलेशन आता है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। देखने में लगता है कि यार ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, भूल जाएंगी, लेकिन अगर आप उसको तरीके से सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, ये आएगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट क्लियर, इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या रिलेशन है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जब भी रिलेशन याद रखने हैं, पहली बात ये कि ये नहीं सोचना कि बुक में ऐसा लिखा है तो मुझे ऐसे ही करना, नहीं, आपको ये समझना है कि मुझे करना क्या है। आपको क्या करना है कि ये ढूंढना है कि वी डी का आई के साथ में क्या रिलेशन है, करंट के साथ में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वी डी को याद कीजिए। तो वी डी आता था ई, ये आता था रिजल्ट हमारे पास में। ठीक है, और अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या आता था, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो आपको इन दोनों को मिक्स करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें मतलब लाना है कि इन दोनों को रिलेशंस में बनाना है। ठीक है, तो आप ऐसे शुरू में लिख सकते हो कि वी नो दैट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके बराबर होती है और करंट की जो डेफिनेशन है क्यू बाई टी इसके बराबर रहती है। अब आगे का सोचते हैं कि कैसे इसका रिलेशन बनाया जाए। चलिए, तो एक और चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो दैट कि E इज इक्वल टू वी ओवर एल। ठीक है, यहाँ पे V क्या था और E क्या है बताइए जरा। आपके पास में ये था पोटेंशियल था, पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन डी ई इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी आर। डी हटा देंगे, नेगेटिव साइन नेचुरली हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन आपका डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में डायरेक्शंस मीन्स कि मैं नेगेटिव साइन नहीं लिखते हैं। तो ये आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है आपका डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ जो मतलब निकालते हो आप। ठीक है, लेंथ। ठीक है, अब हमारे पास में ये रिलेशन आ गया। अब देखिए और क्या इससे बना सकते हैं हम कि ई भी मतलब अगर मैं सोचूं तो ये भी निकल आएगा कि यहाँ पे अगर मैं बी एंड एल को पुट कर दूं तभी कुछ बन जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट तो ये कि वी और डी और आई के मतलब कुछ रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक वैसे तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते और हम क्या ढूंढ सकते हैं। तो हम इस पे चलते हैं अब आपके करंट पे। करंट पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो I है वो है Q बाय T के बराबर। ठीक है, एंड Q आपका होता है N एंड E के बराबर।
मतलब कि इंटीजर्स इनटू ई। लेकिन अगर कोई कंडक्टर है, मतलब कि जैसे कि अगर हम इस कंडक्टर की मैं बात करूं तो इसका वॉल्यूम भी होगा, इसका एरिया भी होगा, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि n इज इक्वल टू n इंटू ए एल, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपके पास में जो चार्जेस बन के आएंगे वो बन के आएंगे कितने? Q इज इक्वल टू n, यहाँ पे लिखोगे आप Q इज इक्वल टू n इंटू ए एल एंड इंटू ई। बात समझ में आ गई कि कहाँ से आया है ये रिलेशन, कहाँ से ये बात निकल के आई है कि आपके पास में टोटल मतलब टोटल चार्जेस कितने होंगे। तो ये तो आपका पूरा का पूरा वॉल्यूम है और ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या पूरे उस कंडक्टर का वॉल्यूम निकालोगे फिर देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उसके अंदर जाते हैं। तो इसको आप कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हो, यहाँ पे इसको आप कैपिटल एन से भी डिनोट, कैपिटल एन से ही डिनोट करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि इसके अंदर जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। A इंटू एल इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, विच मीन्स दैट कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने बन के आएंगे? इतने बन के आएंगे, ठीक है। अब आपका करंट देखिए क्या बना है, करंट इज इक्वल टू n इंटू ए एल इंटू ई एंड बाय टी, ठीक है। अब थोड़ा सा आप चलिए देखिए कहीं और कुछ ऐसी चीज बन के आती है, देखते हैं क्या निकल के आती है। अभी तक तो कुछ भी ऐसी चीज हमको दिख नहीं रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी। अब हम एक और चीज समझते हैं, यहाँ तक देखिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कोई भी वेलोसिटी है वो होती है लेंथ बाय टाइम के बराबर होती है, लेंथ बाय टाइम के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये जो L है और ये जो T है इसके इक्वल कर देंगे हम VD के इक्वल कर देंगे। देन I इज इक्वल टू N इंटू ए इंटू ई एंड इंटू VD। तो रिजल्ट आएगा N A E VD इज इक्वल टू I। तो अब इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका VD भी है और यहाँ पे आपका I भी है। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट जो है आपस में रिलेट करते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या किया सबसे पहले हमने जाना कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होता है, फिर हमने ये याद किया कि ये किसके बराबर रहता है, I इज इक्वल टू क्यू टी के बराबर रहता है, ठीक है। इसकी वजह से जरूरत यहाँ पे पड़ी नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया कि हमारे पास में जो टोटल चार्जेस कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे n इंटू ई। एन इज द नंबर ऑफ द इंटीजर्स, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं कि शेप पे। तो यहाँ पे n आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, मतलब कि वॉल्यूम के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो वो टोटल आपके पास में ये आ गया। यहाँ पे हमने लिख दिया, ये नॉर्मल सा रिलेशन है VD इज इक्वल टू L ओवर E। तो यहाँ से ये चीज आ गई है हमारे पास में, ठीक है। ओके, कि L बाई टी इज इक्वल टू VD। अब इसको और आगे बढ़ाना है, जैसे कि ये मैंने निकाल लिया है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे रिलेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते, चलो कुछ और भी इसमें करके देखते हैं। जैसे कि आप करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं। किसके बीच में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी याद करिए, क्या था आपके पास में? J के इक्वल इसको सपोज करते थे, एंड करंट बाय एरिया, I बराबर एरिया। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, कुछ मतलब ऐसा बनाना है कि आपका रिलेशन बन जाए, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, देखिए N A E VD इज इक्वल टू I, एंड यहाँ पे N E VD को रहने दीजिए एंड A इसको नीचे ले जाइए। तो ये किसके बराबर था? आपका करंट डेंसिटी के बराबर। N E VD इज इक्वल टू J। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच में।
तो इसी तरीके से आपके देखिए 2-4 टर्म्स आपको याद रहेंगी, उससे आप जैसे मर्जी रिलेशनशिप को निकालिए, आप पे डिपेंड करता है। बट ये चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी ना कि करंट डेंसिटी किसके बराबर होता है। मैंने इसके पहले इसको करवा रखा है, प्लीज़ उस प्रीवियस सेशन जरूर देखिए। अब जब आप रिलेशन लिख देते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिलेशन को लिख दिया है, तो ये जरूर बताइए कि वेयर जे क्या है, वी डी क्या है, ई क्या है और एन क्या है। इसका बच्चों एक्स्ट्रा आधा नंबर मिलता है इस चीज़ का कि आपने जो रिलेशन बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि ऐसा लिख के आगे, इतना लिख के आगे तो कोई भी नंबर नहीं देगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि जे क्या है और वी डी क्या है, ई क्या है, एन क्या है। तो ये सभी चीज़ें आपको बतानी ही पड़ेंगी, ठीक है। बात चल गई पता कि ई यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रॉन है, ई एज ए नंबर है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वी डी एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एंड जे एज ए करंट डेंसिटी है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो आपका टॉपिक है कई बार पेपर में बन जाता है, किसी न किसी सीरीज में आ जाता है, कई बार ऐसे रिलेशनशिप पूछ लिए जाते हैं, तो इसको प्लीज ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ की लिमिटेशंस। देखिए अभी टाइम थोड़ा है तो हम यही कर रहे हैं कि जो आपका इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तो उसके बारे में ही अब हम पढ़ेंगे। पूरा नहीं करवा सकते क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा है, तो वही पकड़ेंगे जो आपके मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, नंबर जहाँ से आपके बन जाए। लिमिटेशंस क्या हैं, तो अब थोड़ा सा ओम्स लॉ को याद कीजिए। ओम्स लॉ हमें ये बताता था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हमने दोनों के कैरेक्टर डिस्कस किए थे, ग्राफ डिस्कस किए थे। तो ये चीज़ हमको ओम्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, पोटेंशियल को बढ़ाओगे, आपका करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन बनाता है ये हमको ये बताता था। ये आप सभी बच्चों को याद भी होगा कि ओम्स लॉ हमें क्या बताता था कि या तो ऐसे रहेगा या तो फिर ऐसे लिख सकते हो कि जैसे जैसे तुम करंट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। दोनों का मीनिंग एक ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है। ये चीज़ कहीं पे जाके मतलब नहीं फिट नहीं बैठती है, तो क्या लिमिटेशंस है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द मटीरियल किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल। नेचर ऑफ मटीरियल, ठीक है। नेचर ऑफ मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल का क्या मीनिंग है कि मटीरियल कैसा है। अब हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर हम सिंपल ग्राफ लें आपका इसका I और V का, तो ये हमको बताता था कि ये सीधी सीधी लाइन जाती है। कब जाएगी ऐसी सीधी लाइन, व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट मतलब कि टेम्परेचर पे आपने कोई छिड़खानी नहीं करी है, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ये रहेगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे तो आपका पोटेंशियल भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये ऐसे करके कर्व बनाएगा। तो पहली लिमिटेशन तो यही आ गई। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, लेकिन कहता है कि नेचर ऑफ द मटेरियल मींस कि इट्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है, कि करंट एंड पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट मींस कि इट ऑलवेज मतलब वो फॉलो कर रहा है आपके ओम्स लॉ को। अगर मैं बात करूं कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो डज नॉट ओबे, ठीक है, तो वो आपका ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो आपने सिंपल सी बात सीखनी है कि व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट मींस की स्ट्रेट लाइन आती है, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज होगा तो आपका थोड़ा सा कर्व मतलब सीधी लाइन नहीं बनेगी, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन तो ये होगी हमारी। ये तो बात सही है क्योंकि हमको तो ये बोला गया था कि बराबर चलता है भाई काम, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका कंडक्टर का मटेरियल जैसा होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन देखते हैं इसका, 2-3 ही मैं करवाऊंगी जो मतलब कि इजीली बच्चे जिसको याद रख सके, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में इंक्रीजेस ऑफ ए करंट, ठीक है, कि करंट इज पॉसिबल विद डिक्रीजेस वोल्टेज। वोल्टेज ही होता है ना पोटेंशियल वोल्टेज, हाँ,
ठीक है। तो क्या है आपके पास में, हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपका करंट तब भी बढ़ सकता है जब आपका पोटेंशियल घटेगा। तो ये बच्चों मटीरियल कोई चीज़ें ऐसी होंगी, हर एक मतलब कि हर एक चीज़ पे एक रूल फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को ये एक बारी में समझ आ जाएगा, किसी को जल्दी आएगा, किसी को बाद में आएगा, लेकिन मैं समझा तो रही हूँ ना, रूल तो बता रही हूँ ना, मेथड मैं तो दे रही हूँ ना। तो वही चीज़ ओम्स लॉ कहता है कि ये चीज़ होती है भाई, मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन ये किसी पे लागू होती है, किसी पे लागू नहीं होती है। तो दूसरी लिमिटेशन हमारी ये आ गई कि ये चीज़ सभी के ऊपर नहीं चलती है, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि वोल्टेज अगर घटती है तो करंट आपका बढ़ भी जाता है। तो सेकंड आपकी लिमिटेशन ये होगी है। थर्ड लिमिटेशन आप इससे उल्टा लिख सकते हो, क्या होगी कि इंक्रीज अगर वोल्टेज होगी देन डिक्रीज आपका करंट होगा। तो 3 लिमिटेशंस अगर आप उसको दे दोगे तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा पेपर में। क्या कि अगर आपका करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, करंट आपका डिक्रीज होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वोल्टेज आपकी इंक्रीज होगी। तो इस केस में ये मतलब कोई एग्जाम्पल उसमें दे रखे हैं कि एग्जाम्पल क्या है, क्यों ऐसा चलता है कि कई जगह होता है कई जगह नहीं होता है। समझ आ गई। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा छोटा सा ही सेशन लिया है मैंने, तो इसी तरीके से और भी सेशंस आपके आएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर से ना सही तो चैप्टर से उस मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं, चैप्टर बुक से भी कोई हम टॉपिक आपको करवा देंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प देंगे। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी कीजिए एंड प्लीज़ शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।